नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप लोगों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। सैनिटेशन प्रैक्टिसेस में पार्ट 2 में आज हम लोग यूवी स्टरलाइजेशन और ओजोन के बारे में बात करेंगे। यूवी स्टरलाइज़र एक बड़ी यूनिट होती है जिसके अंदर से पानी को एक रफ्तार से गुजारा जाता है और उस दौरान उस पर यूवी रेडिएशन की लाइट छोड़ी जाती है जो उस पानी को बैक्टीरिया और वायरस रहित कर देता है। दूसरा ओजोन है जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 2 बड़े मजबूती से लगे होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड से। यही ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज़र का काम करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन से लगभग 5 गुना ज़्यादा। इसकी भी यूनिट आती है जिससे ये साइट पर ही बनाया जाता है। इसका अधिक भंडारण करने की ज़रूरत नहीं, दूर से कहीं लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। इसको चलाने के लिए ट्रेंड आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आरएस स्वच्छता प्रथाओं में यूवी और ओजोन के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। अल्ट्रावायलेट स्टरलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आरएस में और लगभग हर बड़ी इकाई में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक इकाई से दूसरी इकाई में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए फिल्टर सिस्टम में पराबैंगनी प्रकाश लगाया जाता है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है। ये यूवीसी बोलते हैं इसको, और ये 254 नैनोमीटर का होना चाहिए। यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जो अपने फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बैक्टीरिया के डीएनए इसको तोड़ देता है। सिस्टम को हमेशा इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि एक पालन इकाई को कभी भी दूसरे पालन इकाई से पानी न मिले। यदि कई टैंकों में पानी पुनः परिसंचरण यानी कि रीसर्कुलेशन के लिए एक सामान्य नापदान संप में जाता है तो सभी पालन टैंकों में बीमारी फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पानी न मिले इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये यूवी स्टरलाइजेशन भी कोई बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। हर यूनिट के लिए अलग अलग होना चाहिए। पानी को यूवी प्रकाश से गुजारने से रोगजनक संचरण की संभावना बहुत कम हो जाती है और जो यूवी सिस्टम आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके रीसर्कुलेशन में वाटर फ्लो का रेट क्या है ये उस पर निर्भर करेगा। यूवी के लाइट बल्ब्स को बराबर समय समय पर क्लीन किया जाना चाहिए और उसे बदलना भी चाहिए। यूवी प्रकाश की प्रभावशीलता कणों के साइज़ पर निर्भर करती है और कितनी देर तक आप उसको एक्सपोज करते हैं इस प्रकाश में, उसकी जो अवधि है उस पर निर्भर करती है। छोटे कणों के लिए यानी कि वायरस और बैक्टीरिया के लिए यूवी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बजाय इसके कि कोई बड़ा हो जैसे प्रोटोजोआ हो या और भी कोई पैरासाइट हैं, उन पर यह थोड़ा कम असर करता है। एक्वा किसानों को यूवी उपकरण की सीमाओं को और उनके रखरखाव के बारे में भली प्रकार से पता रहना चाहिए। सही विकल्प चुनने और सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यूवी चैम्बर में जो पराबैंगनी कीटाणुनाशक विकिरण प्रक्रिया द्वारा काम किया जाता है वो यूवीसी का उपयोग करता है, यानी 254 नैनोमीटर की जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है उसका इस्तेमाल होता है। यूवीसी प्रकाश विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है जो फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवियों को मारता है, जिसके परिणाम स्वरूप डीएनए या आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका विघटन हो जाता है। 254 नैनोमीटर, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओजोन एक फ्री रेडिकल है यानी मुक्त कण के रूप में कार्य करता है। कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और पानी में संक्रामक कणों की संख्या को कम करने में मदद करता है। इसकी उच्च ऑक्सीकरण जो क्षमता है वो अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करने की महान कैपेसिटी रखता है। इससे मछली के स्वास्थ्य और विकास को बगैर जोखिम में डाले ORP पोटेंशियल से नापा जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसको मिली वोल्ट में नापते हैं। इसका स्तर 270 से 290 मिली वोल्ट रखा जाता है, तब ये मछली के हेल्थ को बगैर जोखिम में डाले बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस तरह से इसको नापते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसका एक प्रोब होता है जिसको पानी में डालेंगे तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल की तुरंत रीडिंग दे देगा। जैसे इस समय 227 मिली वोल्ट यहाँ पर आ रहा है।
कीटाणु शोधन में इसकी उच्च ऑक्सीकरण क्षमता, जो ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है, इसके कारण ओजोन एक बहुत प्रभावी कीटाणुनाशक है, जिसके लिए कितनी ओजोन देनी है उसके खुराक की गणना विघटित कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म और कोलाइडल ठोस, नाइट्राइट, हैवी मेटल्स, ये सब कितने हैं पानी में, इसके आधार पर तय की जाती है। ओजोन एपिथेलियल सेल्स को, जो कि स्किन में और गिल्स में होते हैं, उनको डैमेज कर देता है और मछली को अंततः मार सकता है अगर ये ज़्यादा हो गया। ओजोन के पास एक और बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखिए, हम लोगों ने नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस देखा है, उसमें सेकेंड स्टेज में नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर द्वारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो ये काम ओजोन भी करता है। ओजोन एक अधिक इष्टतम जल गुणवत्ता वाला वातावरण बनाता है, जिससे आमतौर पर विकास और मछली का सर्वाइवल और फीड कन्वर्जन रेशियो इसमें वृद्धि होती है। यानी एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिससे मछली का सर्वांगीण विकास होता है। ओजोन में महीन और कोलाइडल ठोस पदार्थों को फ्लॉकुलेशन की वजह से या क्लम्पिंग करके उसे नीचे सतह पर बैठाने में, सेटल करने में मदद करता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर अगर कोलाइडल सस्पेंशन है तो इसमें कोई कोगुलेंट डाल दिया, वो कोगुलेंट डालते ही वो उसमें जो कण हैं उनमें आपस में क्लम्पिंग हो जाती है और वो सतह पर बैठ जाते हैं और पानी स्वच्छ हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें एक फ्लॉकुलेंट मिलाना पड़ता है। यहाँ पर ओजोन यही काम कर देता है, हमको कोई फ्लॉकुलेंट बाहर से मिलाना नहीं पड़ता और बाद में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा इन सेडिमेंटेड जो पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। संचित कार्बनिक पदार्थ को कम करने के लिए आमतौर पर प्रति किलोग्राम फीड में 10 से 15 ग्राम ओजोन की सिफारिश की जाती है। ओजोन की बहुत लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपेक्षाकृत बहुत जटिल है और इसमें एक प्रशिक्षित मछली पालन कर्मी, रख रखाव कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है, जो इसके प्रभावी संचालन, रख रखाव और उपकरण की मरम्मत करने में सक्षम हो। ये यूवी की तरह उतना आसान नहीं है, इसीलिए हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जिस बिल्डिंग में एक्वाकल्चर का काम हो रहा है वहाँ पर वायुजनित ओजोन गैस की जो सुरक्षा की सीमा है 8 घंटे की, वो मानव के लिए बहुत कम है। 0.1 ppm है। 0.1 ppm का मतलब हुआ 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, और अगर 15 मिनट का एक्सपोजर लिमिट है वो 0.3 ppm है। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिल्डिंग में सेंसर्स लगा के रखें जो हर समय बताता रहे कि वायु में कितनी वहाँ पर ओजोन है। अगर वो नियम से ज़्यादा आ रही है तो अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो अलार्म करके ये बता दे, और बहुत दूर से ही आपका सिस्टम होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल द्वारा आप जो ओजोन जनरेटर सिस्टम है उसे आप शट ऑफ कर सकें, बंद कर सकें, ताकि वर्कर की सेफ्टी निर्धारित की जा सके। आरएएस फैसिलिटीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाटर क्वालिटी और फिश का जो ग्रोथ परफॉर्मेंस बेनिफिट है वो ओजोन के द्वारा अगर हम प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी लागत कितनी आ रही है ओजोन जनरेटर में, मॉनिटरिंग सिस्टम में और उसके ऑपरेटिंग में। उसमें एनर्जी लगेगी, ऑक्सीजन लगेगी, इन सब का कॉस्ट कितना है, और साथ में एम्प्लॉयज़ का और फिश का जो हेल्थ का रिस्क है वो भी इसमें शामिल है। तो इन सब बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और पूरी तरह से सब चीज़ का वेटेज देख करके ही तभी ये सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जाना चाहिए। अभी और भी टॉपिक हैं आरएएस के जिनको हम लोग लेके जल्दी आएंगे। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।